हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू ऑन फिजिक्स पार्ट 6 ऑन हीट। ठीक है। क्वेश्चन है, इफ द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर फ्यू आवर्स द रूम टेम्परेचर विल। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर किसी रेफ्रिजरेटर का डोर कुछ घंटों के लिए ओपन कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए तो रूम के टेम्परेचर पे इसका क्या इफेक्ट होगा। तो क्या इफेक्ट होगा? ऑप्शंस है डिक्रीज, ए ऑप्शन है डिक्रीज यानी कि कम हो जाएगा रूम का टेम्परेचर। बी है इंक्रीज यानी कि रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। रिमेन द सेम, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है डिक्रीज ओनली इन द एरिया इन द विंसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर, या फिर केवल जो एरिया रूम का रेफ्रिजरेटर के कांटेक्ट में है, सबसे उसके करीब में है, वो एरिया का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा? तो जो अगर रेफ्रिजरेटर का रूम डोर कुछ घंटों के लिए ओपन कर दिया जाए तो रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। अब ये सुनने में बहुत ऑड लग रहा है लेकिन होता एग्जैक्टली यही है। क्यों होता है? पहली चीज आपने ध्यान दी होगी कि रेफ्रिजरेटर जो है जब चलता है तो वो कुछ टाइम के लिए चलता है, देन बंद हो जाता है, फिर चलता है, फिर बंद हो जाता है। मतलब एक टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उसके बाद उसका मोटर बंद हो जाता है, फिर जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है फिर वो मोटर ऑन हो जाता है, फिर रेफ्रिजरेटर कुछ टाइम के लिए चलता है, फिर ऑफ हो जाता है। मतलब जो मोटर है रेफ्रिजरेटर का वो कंटिन्यूएशन में नहीं चलता। ठीक है, वो कुछ देर चलता है, कुछ देर रुकता है। मतलब एक जिस टेम्परेचर पे आपने सेट किया है अपने फ्रिज को, वो उसी टेम्परेचर को बस मेंटेन करता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप डोर ओपन कर दोगे तो क्या होगा, जो रूम का गर्म टेम्परेचर है वो क्या करेगा, एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा। जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो ठंडे को गर्म करने की कोशिश करेगा, तो एक साइकिल फॉर्म हो जाएगी और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगी। अब रूम को ठंडा करने के लिए मोटर को क्या होगा, कंटिन्यूएशन में वर्क करना होगा। वो कंटिन्यूएशन में वर्क करता रहेगा। ठीक है। ठंडी हवा अंदर, गर्म हवा अंदर जाएगी, फिर ठंडी होगी, फिर बाहर आएगी, फिर गर्म होगी, इस तरीके से साइकिल फॉर्म हो जाएगी। अब जो रेफ्रिजरेटर का मोटर है उसको क्या होगा, कंटिन्यूएशन में वर्क करना होगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट की वजह से रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो रूम का टेम्परेचर किसकी वजह से बढ़ता है? जो रेफ्रिजरेटर का मोटर है, जो कि कंटिन्यूएशन में वर्क कर रहा है, रूम को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। तो वो रूम ठंडा तो नहीं कर पाता लेकिन उसकी हीट की वजह से रूम गर्म होने लगता है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। इफ द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर अ फ्यू आवर्स द रूम टेम्परेचर विल इंक्रीज as heat is merely recycled from the room into the refrigerator. ठीक है। then the back into the room. ठीक है, क्या होगा, रूम जो रूम की गर्म हवा है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर जाएगी और फिर वो ठंडी होके बाहर आएगी, एक साइकिल फॉर्म हो जाएगी, अंदर जाएगी बाहर आएगी, अंदर जाएगी बाहर जाएगी। डज अ नेट रूम टेम्परेचर वुड इंक्रीज। ठीक है, जिसकी वजह से जो नेट टेम्परेचर है रूम का वो इंक्रीज हो सकता है, हो जाएगा फ्रॉम द हीट ऑफ द मोटर। ठीक है, जो मोटर है फ्रिज का, जो मोटर लगा होता है जिसकी वजह से फ्रिज ठंडा रहता है, उस मोटर की हीट की वजह से क्या होगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस विच। ठीक है, थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस, थर्मोस्टेट कौन सी डिवाइस है? मेजर हीट, हीट मेजर करने की, मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करने की, ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स द टेम्परेचर फॉर अ सब सिस्टम, मतलब ऑटोमेटिकली किसी सिस्टम के लिए एक टेम्परेचर पे फिक्स टेम्परेचर देने के लिए ऑटोमेटिकली रेगुलेट प्रेशर ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, ऑटोमेटिकली सिस्टम के प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए किस लिए यूज की जाती है? जो थर्मो है, थर्मोस्टेट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर
और स्टैट का मतलब होता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब कांस्टेंट। ठीक है, तो थर्मोस्टेट कौन सी डिवाइस है जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे, उस डिवाइस को कहते हैं थर्मोस्टेट। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स, मतलब जो अपने आप टेम्परेचर को रेगुलेट करे, यानी कि कांस्टेंट रखे फॉर अ सिस्टम, किसी सिस्टम के लिए। ठीक है, मतलब अगर आप कहीं थर्मोस्टेट लगाते हैं और आपने उसको एक टेम्परेचर पे सेट कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो उस सिस्टम को क्या करेगा, उसी टेम्परेचर पे कांस्टेंट रखेगा। जैसे कि फ्रिज में हम करते हैं, फ्रिज में अगर हम थर्मोस्टेट लगाते हैं, अगर क्या लगाते ही हैं, तो उस वो क्या करता है, फ्रिज के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जिस पे आप सेट करते हो वो उसी टेम्परेचर पे फ्रिज को रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। Thermostat is a device which automatically regulates the temperature of a system. ठीक है, as the word suggests, thermostat is thermo plus stat, keeping temperature constant. ठीक है, थर्मोस्टेट का ही मतलब क्या होता है, थर्मो का मतलब टेम्परेचर होता है, जैसे थर्मामीटर। ठीक है, वो क्या होता है, टेम्परेचर को नापने का मीटर। तो थर्मोस्टेट क्या हो गया, थर्मो जो टेम्परेचर को स्टैटिक रखे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वाटर का जो वाटर की डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा कब होती है, वो होती है सबसे ज्यादा, मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की, ये हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जैसे टेम्परेचर और बढ़ता है, मतलब 5 डिग्री 6 डिग्री, तो वाटर की डेंसिटी कम होने लगती है, लिक्विफाइड होने लगता है वो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन क्या होता है वॉल्यूम और डेंसिटी में, रिलेशन होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर मैक्सिमम है तो क्या होगा, वॉल्यूम मिनिमम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ये। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ वॉल्यूम के। तो अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री पे। ठीक है, when water is heated from 0 to 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, इसका वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है कि वाटर की डेंसिटी कब मैक्सिमम होती है, कब होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है, अ मैन विद अ डार्क स्किन इन कंपैरिजन विद अ मैन विद अ वाइट स्किन विल एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं अगर एक आदमी है जिसकी स्किन डार्क है, जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, और एक दूसरा है जिसका कॉम्प्लेक्शन लाइट है। ठीक है, तो दोनों में क्या कंपैरिजन होगा, लेस हीट एंड लेस कोल्ड। ठीक है, तो जो डार्क वाला है, कंपैरिजन पूछा है इन्होंने, डार्क के लिए पूछा है। ठीक है, लाइट के कंपैरिजन में डार्क के साथ क्या होगा, उसको लेस कम हीट लगेगी और कम कोल्ड लगेगा। ठीक है, लेस हीट मोर कोल्ड, मोर हीट लेस कोल्ड, मोर हीट मोर कोल्ड। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि जो डार्क स्किन वाला है वो व्हाइट के कंपैरिजन में वो क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो एक चीज, एक बहुत ही कॉमन सी प्रैक्टिस होती है कि जब हमें सर्दी लगती है, मतलब हमें ठंड लगती है, तो हम हमेशा डार्क कलर के कपड़े प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि क्या करता है वो,
डार्क हमेशा ठंड से बचाता है, ठीक है। और जब गर्मियां होती हैं तो कैसे कलर प्रेफर किए जाते हैं, लाइट कलर के कपड़े प्रेफर करे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, जो डार्क होता है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो जब डार्क स्किन वाला है उसको क्या होगा, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब उसे हीट ज्यादा लगेगी, ठीक है। और ठंड क्या होगा, ठंड के टाइम पे उसको ठंड कम लगेगी, क्योंकि जो ठंड होती है वो लाइट चीजों पे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, डार्क पे कम होती है, ठीक है। तो डार्क स्किन वाले को क्या लगेगा, मोर हीट लेस कोल्ड, यानी कि सी ऑप्शन, उसको गर्मी ज्यादा लगेगी और ठंड कम लगेगी। जबकि व्हाइट को क्या होगा, गर्मी कम लगेगी और ठंड ज्यादा लगेगी, ठीक है। We know that reflected amount of radiation in light object is more than of dark object, ठीक है। जैसा कि हमें पता है जो रेडिएशन होता है वो लाइट ऑब्जेक्ट्स में ज्यादा होता है और डार्क में कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि डार्क क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। आप ब्लैक कर्टेन्स लगा लो जैसे कि मेरे पीछे लगे हुए हैं, तो वो लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और व्हाइट होता है, अगर ये कर्टेन्स व्हाइट होते तो ये रिफ्लेक्ट करते लाइट, ठीक है। Therefore, this helps in keeping dark object warmer as compared to cold, ठीक है। इसीलिए डार्क जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं ठंड विद कंपेयर टू कोल्ड ठंडे ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अ बकेट फुल ऑफ वाटर इज केप्ट इन अ रूम, ठीक है। एक पानी से भरी हुई बाल्टी रखी हुई है रूम में, एंड इट्स कूल्स फ्रॉम 75 डिग्री सेल्सियस टू 70, ठीक है। तो ये ठंडा होना शुरू होती है सबसे पहले 75 डिग्री सेल्सियस से 70 पे आती है इन T1 टाइम, ठीक है। यानी कि 75 से आती है 70 पर कितने टाइम में, T1 में। फिर 70 से 65 पे आती है T2 में, फिर 65 से 60 पे आती है T3 में। तो हमें बताना है कि जो T1, T2 और T3 की जो वैल्यूज होंगी उनमें क्या रिलेशन होगा, कैसी वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो ये हम सबको पता है, जितना ज्यादा कोई चीज गर्म होगी वो उतनी ही जल्दी, मतलब उसी रेट से, उतनी ही तेज रेट से ठंडा होना शुरू होगी। मतलब कोई चीज अगर बहुत गर्म है तो वो बहुत जल्दी ठंडा होगी। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा तो उसका ठंडे होने का जो रेट है वो भी कम होता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो 75 और 70 वाली जो ये है रेंज है, ये सबसे इसके कंपेयर में सबसे ज्यादा है। तो इस टाइम पे जो T1 होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि ये सबसे जल्दी ठंडा होगा। जल्दी ठंडा होने का मतलब है टाइम कम लेगा, यानी कि T1 कम होगा। फिर उसके बाद 70 और 65, तो ये इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा होगा T2, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, T1 इज लेस देन T2 और T2 इज लेस देन T3। सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा, 65 से 60 वाले को टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर गिर गया है। और जैसे जैसे और गिरता जाएगा वैसे वैसे और टाइम लगेगा पानी को ठंडा करने में, ठीक है। तो अगर किसी कभी पानी आपको ठंडा करना है तो आप बहुत गर्म कर लो, वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो कम गर्म होगा वो देर में ठंडा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग हीट। हीट के रिगार्ड में कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो फर्स्ट है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म होती है, यस दिस इज राइट, ठीक है। हम सबको पता है हीट क्या है, एनर्जी की ही फॉर्म है। हीट कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय मिरर, ये भी सही है, ठीक है। हीट अगर आप मिरर रखो और उसके आगे हीट जला के रखो या कैंडल जला के रखो तो उसकी जो रोशनी है वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो हीट को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है मिरर से। नेक्स्ट है, हीट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यस। जो सन वेव्स होती हैं या फिर जो भी हीट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ठीक है। हीट कैन नॉट पास थ्रू अ वैक्यूम, ये गलत है, हीट वैक्यूम से पास हो सकती है, ठीक है। अगर हीट वैक्यूम से पास नहीं हो सकती तो फिर सन रेज कभी भी अर्थ
पे नहीं आ पाती, क्योंकि सूरज और अर्थ के बीच में एक बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा है जो वैक्यूम है, जहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर या गैसेस नहीं है, लेकिन फिर भी सन से जो हीट है वो अर्थ पर आती है। इसका मतलब जो हीट है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। और किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? रेडिएशन के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। हीट 3 तरीके से ट्रेवल होती है। एक तो होती है कंडक्शन के थ्रू, एक होती है कन्वेक्शन, और एक होती है रेडिएशन, मतलब 1 ये 2 ये और 3 ये, ठीक है। तो कंडक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई प्लेट है जो गर्म है, आपने वो प्लेट टच की तो आपको वो गर्म लगेगी, ठीक है। उसकी हीट आपकी बॉडी में ट्रांसफर होगी। यानी कि जब आप जब हीट के कांटेक्ट में आते हैं, टच करते हैं उसको, तो उसे कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सरफेस को टच करते हैं तो कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने हीटर ले लिया और हीटर में फैन लगा हुआ है, ठीक है। तो फैन जब गर्म हवा फेंकेगा तो रूम अपने आप ही गर्म हो जाएगा। आप उसके कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी आपका रूम गर्म हो जाएगा और आपको भी गर्म लगने लगेगा। तो वो होता है कन्वेक्शन, जिसमें डायरेक्ट टच के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसफर होता है, तो वो होता है कन्वेक्शन। और रेडिएशन क्या होता है? जैसे सनरेज होती हैं, वो रेडिएट करती हैं, तो रेडिएशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं और बहुत अच्छी स्पीड से। इनफैक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है रेडिएशंस, ठीक है, इन वैक्यूम। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम वन बॉडी ऑफ मैटर टू अनदर स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो हीट ट्रांसफर होती है, उसका रीजन क्या होता है? क्या होता है? उसकी टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दोनों सेम टेम्परेचर की बॉडीज हैं तो उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगी। हीट कब ट्रांसफर होगी? जब दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, ठीक है। डिफरेंस होगा तो जो ज्यादा हीट वाला है वो कम हीट की तरफ फ्लो करने लगेगा, ठीक है। इंफ्रारेड रेज आर अ फॉर्म ऑफ हीट दैट कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय अ मिरर, ठीक है। इंफ्रारेड जो होती हैं वो मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जो कि किसकी फॉर्म है? हीट की फॉर्म है, ठीक है। Dielectric mirrors can be designed to reflect infrared light but transmit visible light, ठीक है। लेकिन कौन सी लाइट? केवल विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इनविजिबल तो आपको दिखेगी ही नहीं मिरर से, फिर पता ही नहीं चलेगा कि रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं। थर्मल रेडिएशन entails the emission of spectrum of electromagnetic radiation due to an object temperature, ठीक है। जो थर्मल हीट होती है, यानी कि जो रेडिएशन होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ठीक है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फॉर हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। विदाउट मीडियम भी, यानी कि वैक्यूम में भी वो ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। हीट रेडिएशन, नॉट कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ओनली यहाँ पे बात हो रही है हीट रेडिएशन की, ठीक है। 3 फॉर्म्स है हीट की। नेक्स्ट है, 2 होल्स ऑफ अनइक्वल डायमीटर D1 and D2 आर कट इन अ मेटल शीट इफ द शीट इज हीटेड, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं एक मेटल की शीट है जिसमें 2 सर्कल्स D1 और D2 डायमीटर के कट हो गए, कट कर दिए, और फिर उस शीट को हीट किया तो क्या होगा, ठीक है। ये 2 सर्कल्स हैं, इनको कट कर दिया है, ये यहाँ से हॉलो है, ठीक है। तो अब क्या होगा? जब इसको हीट करेंगे तो ये सर्कल्स बोथ D1 एंड D2 विल डिक्रीज, मतलब कम हो जाएंगे, इनका डायमीटर कम हो जाएगा। बोथ D1 एंड D2 विल इंक्रीज, दोनों का डायमीटर बढ़ जाएगा। D1 विल इंक्रीज, D2 विल डिक्रीज, मतलब D1 बढ़ेगा लेकिन D2 छोटा हो जाएगा। D1 विल डिक्रीज, D2 विल इंक्रीज, ठीक है। अब ये नीचे के 2 जो ऑप्शन है, ये दोनों ही गलत है। कैसे? क्योंकि जो D1 के साथ होगा वही D2 के साथ होगा, क्योंकि दोनों एक ही मेटल में सेम शीट पे है। अगर D1 बढ़ेगा तो D2 भी बढ़ेगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए गलत पहले ही। अब हमें ये सोचना है कि बाकी क्या होगा। तो जब हम किसी भी सरफेस पे हीट
बढ़ाते हैं या हीट देते हैं तो सरफेस क्या होता है, एक्सपेंड करता है, फैलता है। अब ये शीट भी फैलेगी बाहर की तरफ, ठीक है, इसका सरफेस कहाँ फैलेगा, बाहर की तरफ। तो ये जो है इसकी बाउंड्रीज हैं, ये भी कहाँ फैलेंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये प्लास्टिक तो है नहीं कि प्लास्टिक अंदर की तरफ भी जाएगी और बाहर की तरफ भी जाएगी, ये है मेटल, तो ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे और ये बाहर की तरफ मूव करेंगे, तो ये डायमीटर क्या होगा, बढ़ जाएगा दोनों का, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। When a body is heated, the distance between any 2 points on it increases. The increase in the same ratio for any set of 2 points. ठीक है, किसी भी बॉडी को अगर हीट करते हैं उसके अगर कोई 2 पॉइंट्स की बात करें तो वो इंक्रीज करेंगे, एक्सपेंड होंगे, और दोनों का जो एक्सपेंड होने का रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा, यानी कि दोनों ही सर्किल क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर टू स्केल्स यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये हमें पता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दो स्केल हैं टेम्परेचर मेजर करने के। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन बोथ द स्केल इज फाउंड टू बी सेम, अगर दोनों ही स्केल्स में जो वैल्यू है टेम्परेचर की वो सेम आती है तो टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, यानी कि सेल्सियस में भी वही वैल्यू है, फ़ारेनहाइट में भी वही वैल्यू है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C/5, C/5 इक्वल्स टू F-32/9 फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके आगे भी यहाँ गिवन है, ये केल्विन में, अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है K-237/5, ठीक है, और अगर रेडियन में करना है तो R-0/4। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी टेम्परेचर को किसी दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस को केल्विन में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, रेडियन को केल्विन में, फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें भी कन्वर्ट करना है उतना आप फॉर्मूला ले लो। अब यहाँ पे बात हो रही है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की, तो हमने इतना फॉर्मूला ले लिया। ये बोलते हैं दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमने इमेजिन कर लिया C=F=X, क्योंकि दोनों ही सेम है तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे x/5 इक्वल्स टू x-32/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 तो ऊपर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 9x इक्वल्स टू 5x माइनस 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, ठीक है। अब 5 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, बचेगा 4x इक्वल्स टू माइनस 160, माइनस का 160, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 40, x की वैल्यू आ जाएगी -40, यानी कि क्या होगी वैल्यू, -40 डिग्री। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई और टेम्परेचर पूछता है, कन्वर्जन पूछता है कि सेंटीग्रेड में दे रखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो आप C/5 इक्वल्स टू K-237/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि C इक्वल्स टू K-237 ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा उससे। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए, इसको आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट है heat given to a body which rises its temperature by 1 degree Celsius is known as। अब ऐसी हीट जो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ा सकती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट जो होती है वो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा देती है। तो स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट needed to rise the temperature of certain mass 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट क्या है, एक हीट का अमाउंट है जो किस लिए यूज होता है, किसी भी मास या बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सटिंग्विश फायर मोर क्विकली, ठीक है। इनमें से कौन है जो फायर को जल्दी बुझा सकता है, एक्सटिंग्विश कर सकता है, कोल्ड वाटर, बॉइलिंग वाटर या हॉट वाटर या आइस, ठीक है। ठंडा पानी, गर्म पानी, खौलता हुआ पानी और बर्फ। तो कौन कर सकता है,
जो बॉइलिंग वाटर है यानी कि जो खौलता हुआ पानी है वो आग को जल्दी बुझाता है विद कंपेयर टू ठंडा पानी, गर्म पानी और बर्फ। क्यों? क्योंकि जो बॉइलिंग वाटर है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अब वो इस स्टेट पे आ गया है कि वो अपनी लिक्विड स्टेट छोड़ के किसमें वेपर बनने के लिए तैयार है। तो वो क्या चाहता है, उसको एक स्टेबल स्टेट चाहिए। हर देखो वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, मतलब दुनिया या यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, सबका एक ही मकसद है कि एक स्टेबल स्टेट पे चले जाएं। ठीक है, जैसे आप लोगों का मकसद है, आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का मकसद है कि हमें जॉब मिल जाए, हम एक स्टेबल लाइफ जिए। ठीक है, हमारी लाइफ सिक्योर हो जाए, सिक्योरिटी आ जाए, फाइनेंशियली हम सिक्योर हो जाएं। तो वैसे ही वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, यूनिवर्स में, उन सबका एक ही, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग, सब क्या होते हैं कि स्टेबल स्टेट में रहना चाहते हैं। अब जो बॉइलिंग वाटर है वो इतना गर्म हो चुका है कि अब वो क्या चाहता है, किसी स्टेबल स्टेट में जाना चाहता है। स्टेबल स्टेट क्या होगी, सबसे पास वाली स्टेट जो है वो भाप है यानी कि वेपरअप्स है। तो वो बनना चाहता है वेपरअप। तो वो क्या करता है, फायर से हीट ले लेता है, फायर की हीट ले लेता है और खुद किसमें बन जाता है, वेपरअप में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि आप जब ठंडा पानी डालोगे तो ठंडा पानी को भाप बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो वो फायर पे उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि गर्म पानी है। गर्म पानी तुरंत उसकी लैटेंट एनर्जी ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा वेपरअप्स में। ठीक है, तो इसका रीजन यही रीजन है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, boiling water absorb heat in the form of latent heat for the purpose of changing its liquid state to vapor and latent heat of vaporization is quite high for water। ठीक है, latent heat के फॉर्म में वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और किसमें, वेपरस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही रीजन है कि जो बॉइलिंग वाटर है वो आग को जल्दी बुझा देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमारे हो गए कंप्लीट, और हीट में आई थिंक सारे टॉपिक्स कवर हो गए, अब कुछ भी इसमें और रिमेनिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट, पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, ये सब के हम क्वेश्चंस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।